बाद भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। अब इसको बेस कानून क्या कहता है? कानून कहता है जैसे आप टीचर्स के बीच में ये वर्कशॉप हुई, यहां हम लोग एक रजिस्टर लेकर आए। इस रजिस्टर में आप लोगों को अपने अपने नाम और अपने अपने मोबाइल नंबर की एंट्री करनी है। इससे दो फायदे होंगे, एनजीओस आपके टच में रहेगी, आप एनजीओस के टच में रहेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर अपनी एनजीओस के कुछ विजिटिंग कार्ड भी छोड़ दिए हैं, वो आपस में आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा कि अगर प्रोग्राम के बाद भी आप एनजीओ से या महिला कमेटी, महिला मंच मैम से जुड़ना चाहें तो आप लोग जुड़ सकेंगे। इसमें एक बनता है आपको क्या, ये इसको हम लोग क्या देंगे, ये एक प्रोग्राम एक्टिविटी है। इसमें ये रिपोर्ट बनी, उसमें हमने विद्यालय प्रबंधन से एक लेटर लिया और ये लेटर और पूरे आपके ये जो नाम का बंच है, ये पूरा बंच बना के हम लोगों ने ऊपर लखनऊ, दिल्ली, इन जगहों पर अपने जो न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, कानून मंत्री महोदय, इन सबको भेजा। लेकिन क्या इनको भेजने से भी कुछ होगा? इनको भेजने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर चाहिए एक जनप्रतिनिधि का लेटर। पॉलिटिक्स ही ने तो देश का पूरा बंटाधार किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, अब वो पॉलिटिक्स कहाँ से आएगी? वो इन्वॉल्व आप लोग तो नहीं कर पाओगे, वो उनको इन्वॉल्व करेगी एनजीओ। यानी यहाँ हम लोग सांसद महोदय, विधायक जी, इनके माध्यम से उसका लेटर भी लेंगे, उनका भी लेटर लेंगे, उनको इस प्रोग्राम में कभी एक गेस्ट बुलाएंगे। उसके बाद वो लेटर बनेगा, उसमें विद्यालय प्रबंधन का लेटर, उसमें विधायक जी का लेटर, उसमें सांसद जी का लेटर और उसमें आप सभी की संयुक्त सहमति। जब इतना प्रारूप बनकर एक मुद्दा बना, तब ये बात उठेगी संसद में। तब भी कानून नहीं बदला, अब ये बात उठी संसद में। संसद में हुआ प्रस्ताव, पक्ष विपक्ष की लड़ाई, और आप देखो पक्ष कुछ भी चलेगा तो विपक्ष का काम है काटना, वो एक होने नहीं देगा। यानी उससे भी अगर निकला तो यहां हम लोगों को लंबी लड़ाई लड़नी है। और लंबी लड़ाई लड़ने का उद्देश्य सिर्फ क्यों? क्योंकि हम लोगों को बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, तो क्योंकि बच्चे आज स्कूल के हैं तो आपके घर के भी तो हैं। जी सर, के टॉपिक पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आइकॉन भी हैं, क्योंकि मैम ने ही सबसे पहले गुड टच बैड टच के वर्कशॉप झांसी से शुरू किया और झांसी के बाद राजस्थान, उत्तराखंड, इसके अलावा भोपाल, बनारस, आगरा, अलग अलग सिटियों में मैम के टीम मेंबर्स इसी टॉपिक पर बच्चों को जाके स्कूल में अवेयर कर रहे हैं। प्रयास हम लोग जो कर सकते हैं वो तो करना ही चाहिए ना। अब जो हो नहीं सकता उसके लिए तो हम लोग जिम्मेदार तो नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग ये प्रयास ये मानकर करते हैं कि अगर हजारों में से कोई एक बच्चा भी यदि सुरक्षित कर पाए तो हमारा प्रयास भगवान की नजर में तो सफल है। तो यहाँ पर प्रयास, वही प्रयास आपको ये मानकर करना है कि अगर हम लोग इतने सैकड़ों बच्चों में से किसी एक बच्चे को भी सही से गाइड कर पाए तो हम लोगों का टीचर का फर्ज पूरा होता है। तो यहाँ पर इन चीजों को ध्यान देना है। दोनों अलग अलग बातें हैं। महिला कल्याण कानून के लिए भी बहुत सारे कानून बने हैं, लेकिन प्रताड़ित बेचारी महिलाएं हो रही हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं है। क्यों? लचर न्याय व्यवस्थाएं हैं। इन लचर न्याय व्यवस्थाओं में पेचीदगियों को यदि हम लोग समझ सके तो हम लोग स्वयं के साथ साथ बच्चों के भविष्य को भी बचाने में सक्षम तो हो सकते हैं। तो यहाँ कानूनी पेचीदगी है कि एक बच्चा अपने लिए एफआईआर नहीं दे सकता, उसे अपने संरक्षक की जरूरत है। संरक्षक स्कूल कैंपस पर वो बात डालेगा, संरक्षक स्कूल कैंपस पर वो बात डालेगा, स्कूल टीचर्स पर वो बात डालेगा, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उस समय वो बच्चा कहां पर है? स्कूल में है, वो भी गलत नहीं है। तो हम लोगों को उसके गार्जियंस को अपने साथ अपना सपोर्टिव बनाना है। उस समय यदि वो आक्रोशित हो रहा है तो आपको ये समझना है, उस समय 2 मिनट के लिए ये समझना है कि अगर वो घटना आपके बच्चे के साथ होती और सेम स्थिति वो स्कूल में होता तो आप भी उस स्कूल में जाके उनके टीचर पर नाराज ही तो होते, एप्रिशिएट तो नहीं करते। तो उस समय चूंकि उस समय उसके ऊपर फीलिंग्स हावी हैं, उस समय वो सच को नहीं देख पा रहा, वो स्थितियों को केवल ये मान रहा है कि बस टीचर ही दुश्मन है। तो आपको उस समय थोड़ा सा उसे एक ह्यूमन
बीइंग वाला टाइम आप उसे थोड़ा सा दीजिए, उसे महसूस कराइए कि आप उसके साथ हैं, तभी वो गार्जियंस आपको सपोर्टिव होगा और गार्जियंस के सपोर्ट से आप आगे बढ़कर कार्यवाही करा सकते हैं। कार्यवाही सिर्फ इतनी ही हो सकती है कि आप एफआईआर दे दें विद्यालय प्रबंधन की ओर से और गार्जियंस की ओर से। एक एफआईआर हो गई, एफआईआर के बाद जांचें होंगी, जांचों में भी यही बिंदु आएंगे, ब्लैक स्पॉट या सीसीटीवी फुटेज, दो ही चीजें तो आएंगी। अब इन दोनों से ही जो जांच की पुलिस भी यदि जांच करेगी तो वो इसी कैटेगरी पे जांच करेगी कि अगर वो ब्लैक स्पॉट के हैं तो वो ये देखेंगे कि उस टाइमिंग पर उस एरिया में कौन कौन बच्चे गए जहां पर वो घटना घटी। तो पुलिस जांच हमेशा इस लेवल पे होगी कि ब्लैक स्पॉट में यदि हुई है, यानी वॉशरूम वाली स्थितियों में यदि कहीं पे कोई घटना घटी है तो वहां पर उस समय में उस टाइमिंग में कितने लड़के कितने लड़कियां उस टाइमिंग में उस जगह पर उपस्थित थे, उनको ही मुख्य मुद्दा बनाया जाएगा। और अगर सीसीटीवी में है तो साफ दिख ही रहा है, तो दिख रहा है। लेकिन कोई भी अपराधी का सीसीटीवी के सामने जानते हुए उसके भी कोई हरकत करेगा नहीं करेगा, वो पहले से जानता होगा कि ब्लैक स्पॉट कहां है। जैसे कल हम ऑटो ड्राइवर की देख रहे थे कि उसने भी क्या जगह चुनी, स्टेशन कैंपस छोड़ के वो सुकुआ डुबुआ कॉलोनी तक आ गया क्योंकि वहां पर कैमरा नहीं था। यानी अपराधी अपराध करने के पहले इतनी गणित लगा लेता है आजकल कि कहां पर कैमरा है कहां पर कैमरा नहीं है, वो हम लोगों से एक कदम आगे चल रहा होता है। यानी वहां पर वो कोर्ट की उन पेचीदगियों को अच्छी तरह समझता है कि कैसे हम भाग सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। जैसे आज हम देख रहे हैं वो नॉर्थ घाट पुल में वो लिखा है कि नॉर्थ घाट पुल पर उसकी गाड़ी मिली, उसमें जैकेट भी मिल गई और उसमें वो तमंचा भी मिल गया जिससे उसको मारा गया। अब लेकिन वो अपराधी नहीं मिला। अब अपराधी की ये सोचकर खोजबीन की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने नॉर्थ घाट में छलांग लगा दी और उसने अपने आप को भी खत्म कर लिया। क्या ऐसा हुआ होगा? भाई उसने पुकार कर दिया कानून को। अगर देखा जाए तो समझदार वकील अच्छे से समझ गया कि उसने क्या खेल खेला। पूरे उसने पिस्तौल से पूरे हैंड जितने फिंगरप्रिंट है सब साफ कर दिए, छोड़ गया, भाग गया, गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट लिखा दी। अब क्या बचा? कानून बदल दिया। भाई अगले की गाड़ी चोरी हो गई थी, उस चोरी करने वाले जो लोग थे उन्होंने वो अपराध कायम किया। तो यहां पर नाबालिग था, एक आरोपी नाबालिग था, उस आरोपी की सजा के लिए जब आंदोलन हुए तो कानून तो पता हुआ था क्योंकि नाबालिग था। उस समय ही ये पॉक्सो एक्ट बनाया गया था। तो पॉक्सो इसमें 2019 में संशोधन भी किए गए क्योंकि 2019 में संशोधन किए गए क्योंकि बहुत सी ऐसी पॉइंट्स थे जो 2012 के पॉक्सो एक्ट में शामिल नहीं हो पाए थे। उन्हें 6-7 साल में और ऑब्जर्व किया गया और ये पाया गया कि बहुत से कुछ सख्त कानूनी प्रावधान शामिल किए जाने हैं, तो वो 2019 में शामिल किए गए। सर क्योंकि बच्चों की एज कम थी लेकिन उनका जो मेंटल लेवल था वो एडल्ट से ज्यादा था। बिल्कुल बजा दे ताली इस बात पर, क्योंकि इस बात को समझे आजकल सोशल मीडिया मोबाइल क्रांति के कारण बच्चे उम्र के पहले बढ़ रहे हैं। इस चीज को हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते। अगर घर में छोटे बच्चे हैं और आप माँ हैं या आप पिता हैं तो आप भी इसको फील कर रहे होंगे कि आप सिर्फ इरिटेट होने के सिवा बच्चे को कमांड नहीं कर पा रहे। बच्चा खाना खाएगा, मोबाइल देख के खाएगा, ये उसकी शर्त है, तो वो आपको माननी ही पड़ेगी। बच्चा नहीं मानेगा सर जब वो आपको नहीं करते देखे। वो जब बच्चा पैदा होता है तभी लोग उन्हें मोबाइल पकड़ा देते हैं कि थोड़ा लगा यही है हम अपना काम कर हो रही है क्योंकि बच्चे के हाथ में आज के समय में शुरू हो रही है पेरेंटिंग से। क्रांति देखने हैं तो और देखिए आज के समय में आप बिल्कुल छोटा बच्चा जिसे मोबाइल का माँ भी ना पता हो, उसे एक चीज पता है कि कौन सा मोबाइल खिलौने वाला है और कौन सा ओरिजिनल है। आप उसे खिलौना वाला दीजिए वो भेज देगा और ओरिजिनल दीजिए तो उसमें वो बटन दबा लेगा जो आप सोचोगे अरे ये तो हमने भी नहीं दबा। तो यहाँ पर इस चीज को देखना है क्योंकि मोबाइल के कारण बच्चे अपनी एज से जल्दी बढ़ रहे हैं आ रही है, लेकिन आगे चल के ये चीजें का पार्ट बन जाती है। उस चीज को भी देखिए कि कई बार बच्चे ना चाहते हुए भी हम लोग देख रहे हैं फेसबुक वीडियोस
क्या सभी वीडियो शिक्षाप्रद आ रहे हैं? कुछ ऐसे आ रहे हैं कि आप भी सोचते होंगे कि यार हमारा बच्चा देखेगा तो क्या करेगा। ऐसे वर्गर और ऐसे अश्लील मैसेज बनाए दिए गए हैं, उस पर कोई क्या भारत सरकार रोकथाम कर रही है? आज इस पे आया है जरूर कि उस पर ट्विटर पे कि उसके लिए जो है ट्विटर को लेके उन्होंने बैन लगाया है। सिर्फ किसके लिए? क्या वाकई में वो रोक लगाना चाहते हैं? अगर रोक लगाना चाहते हैं तो वो फेसबुक पे इन वीडियोस पर रोक क्यों नहीं लगा? रील सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी बात हम कहें कि आज के समय में इन चीजों पर रोक क्यों नहीं लगती? कानूनी पेचीदगी को समझें तो यहाँ पर कहने वाला हम क्या, तो हमारे कहने से क्या होगा? आप भी सोचोगे, बोलोगे, फिर सोचोगे यार हमारे कहने से क्या होगा। और सच बात है ये, क्या कानून किसी एक के कहने से बदलेगा? नहीं। यूनाइटेड होता है। कानून बदल कब सकता है? कानून को पॉक्सो एक्ट के यदि हम लोग इस बात को समझें तो यदि हमें किसी भी कानून को सख्ती से लागू कराना है तो सबसे पहले हमें एक जन आंदोलन करना होगा। बिना जन आंदोलन के तो कुछ नहीं होगा। अब जन आंदोलन के लिए लोग चाहिए। लोग अच्छे काम में एकजुट नहीं होना चाहते। ये सबसे बड़ा टफ काम है। अगर आप कह दो कि भाई एक अच्छा इसमें आओ, आप अपनी आप एक सहमति दे दो, तो वो पहले ही डर जाएंगे। साइन करने में पता डरेंगे। नहीं क्या हुआ, कहाँ हमारे साइन करा के हमें कहाँ बुला लें। तो लोग एकजुट नहीं हो रहे, जबकि सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम ये कहता है जैसे ये पॉक्सो एक्ट की वर्कशॉप, हम लोग हैं एनजीओ वाले, टीचर्स की जो लिमिट है वो सीमित है, बिल्कुल लिमिट है। आपके विद्यालय कैंपस तक टाइम 1 बजा, छुट्टी हुई, बात खत्म। स्कूल कैंप मैनेजमेंट की भी एक लिमिट है, लेकिन एनजीओ के पास अनलिमिटेड है। एनजीओ के पास, जैसे मैम के पास कहें तो मैम के पास अनलिमिटेड राइट्स हैं।